नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं भैया बहनों तथा समस्त विद्यार्थियों। मैं राहुल गर्ग शुक्ला आपको अपनी कक्षा 9-10 की एसएसटी की क्लास में बहुत अधिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आप कक्षा 9 के पर्यावरण से संबंधित दूसरे अध्याय में भारत का भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक तथा सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप जिसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आप NCERT इस बुक के माध्यम से समझ पाएंगे कि हमें किस तरीके से इसका अध्ययन करना है, और अध्ययन करने के बाद इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसको भी आप हमारे इस चैनल पर प्राप्त कर पाएंगे, और कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का आप अध्ययन करते रहेंगे, जिसमें आपको मैं अपने PDF फाइल या इसी तरीके से वीडियो फाइल के माध्यम से YouTube पर आप देख पाएंगे या ग्रुप पर आप समझ पाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार से क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह। यथार्थ यह है कि हमारे भारत देश में अनेक प्रकार के जो संरचना के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे इस भूमंडल जो स्थलाकृति है या मैदानी क्षेत्र है या मरुस्थलीय क्षेत्र है या पठारी क्षेत्र है तथा ये जो द्वीप समूह है, सब का सब यह हमारे स्थल मंडल का एक हिस्सा है, जो कि हम कई रूपों में देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना हुआ है। जो आप यह चित्र देख पा रहे हैं, जो भारत के उत्तरी भाग के हिस्से को दर्शा रहा है, इसको आप सबसे पहले समझेंगे। इसमें आप देख पा रहे हैं कि उत्तर से आपको जो ये कत्थे रंग का कुछ दिखाई दे रहा है, यह पर्वत चोटियाँ दिखाई पड़ रही हैं, जो भारत का एक रूप है। यानी सबसे पहले आप देखेंगे उत्तर की तरफ तो पर्वतीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला जो आपको एक लाइन के रूप में दिखाई दे रही है वह K2 है। उसके ऊपर कारकोराम आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे आप जास्कर श्रेणी को देख पा रहे हैं, और उसके नीचे और आने पर आप देख पा रहे हैं उसके पहले रामकोस, नंगा पर्वत, ये समस्त श्रेणियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। जब आप नेपाल के क्षेत्र से आगे जाते हैं और उत्तराखंड से होते हुए, तो आपको यहाँ पर ये तमाम प्रकार की जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं देखने को मिल रही हैं। एवरेस्ट पर्वत श्रृंखला जो नेपाल में देखने को मिलती है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी सबसे अधिक ऊंचाई है 8,848 मीटर, यह मीटर में है, जो सबसे ऊंची मानी जाती है। उसके आगे कंचनजंगा है। तो इस तरीके से मकालू, और आगे पूर्व की तरफ जाने पर अब आप पहुंच रहे हैं सिक्किम के क्षेत्र में, तो वहां पर देखेंगे कि आपको कंचनजंगा का एक भाग देखने को मिल रहा है। और आगे चलने पर बुमला या डाम्बला क्षेत्र देखने को मिल रहा है। तो उसके नीचे आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जब हिमाचल प्रदेश से
या अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, अरुणाचल प्रदेश है तो हिमाचल प्रदेश तो जम्मू कश्मीर है परंतु उसके नीचे, परंतु ये आपको देखने को मिल रहा है कि हिमाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सांगपो नदी आप देख पा रहे हैं, जो तिब्बत से निकली हुई है, आगे चलकर कैलाश सरोवर से, यहाँ से आप देखिए तो कैलाश सरोवर से होते हुए मानसरोवर झील से आपको यह देखने को मिल रही है सांगपो नदी। यह आगे बढ़ी हुई है, जहाँ पर नामाचा बारुआ 7,756 मीटर की ऊंचाई पर आप देख रहे हो, उसके बगल से होते हुए या अरुणाचल प्रदेश के बगल से निकली हुई है और आगे चल के यह पश्चिम पूर्व से नीचे की तरफ उत्तर की तरफ जब जाती है तो आप देख पा रहे होंगे कि इस तरफ से गंगा नदी मिलती है। तो यहाँ से यह दोनों अलग अलग रूपों में व्यक्त होती हैं। जब यह निकलती है मानसरोवर झील से तो इसे आप समझेंगे कि भूटान के आसपास में जाने पर सांगपोक नदी के नाम जाना जाता है और आगे बढ़ने पर इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम जाना जाता है। और जब गंगा नदी से यह मिलती है तो इसके नाम बदल जाते हैं, जहाँ पद्मा या मेघना के नाम से इसको जाना जाता है। आगे चलकर इसको एक प्रकार से सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो ये आप भारत की कुछ श्रेणियों के बारे में समझ पा रहे हैं, जो चित्र के माध्यम से आप चित्र में देख पा रहे हैं। जो यहाँ से आप देखेंगे तो विधिवत चित्र आपको दिखाई देगा, जिसमें गंगा नदी, यमुना नदी या झेलम, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, रावी नदी, सतलुज नदी, जो आप देख रहे हैं नीले रंग की लाइनें, इसमें कुछ नदियों को भी दिखाया गया है। पर नदियों के बारे में हम आप ज़्यादा जानकारी अगले लेसन में समझेंगे। इसके पहले इस लेसन में आप ज़्यादातर यह समझ पा रहे होंगे कि जो नदियाँ निकली हुई है उसको दर्शाया गया है कि भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर में फैली हुई है। और सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी हमारे भारत यह मानसरोवर झील से निकलती हुई भारत पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है। और यह भारत के उत्तरी क्षेत्र से लद्दाख होते हुए केटू होते हुए निकली हुई है, जो आगे पहुंची है, जो आगे चलकर पाकिस्तान में निकलती है, जहां पर उसे मिठान कोट में जाते हुए वहां से कई सहायक नदियों का जन्म होता है, जिसमें से सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, जो नीले रंग का आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि ये नदी जो आप देख रहे हैं ये जब सहायक नदियाँ हैं, इसमें सिंधु नदी, झेलम नदी, सतलुज नदी, ये सभी नदियों को आप देख पा रहे होंगे। और ये आपका इसको सहायक नदियाँ कहते हैं, जो आपका पश्चिम से जाने के बाद फिर से उत्तर की तरफ आई हुई हैं और भारत के कई छोटे छोटे राज्यों से, जैसे पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान से होकर निकल जाती हैं। तो ये भारत में कई प्रकार से कार्य करती हैं और इस पर कई नदियों के बांध भी बनाए गए हैं, जिसके बारे में हम आप बाद में चर्चा करेंगे, परंतु इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि यमुना एक गंगा नदी है जो उत्तराखंड से निकली है। ये आपका उत्तराखंड में ये देखिए यमुना नदी है और ये गंगा नदी है। ये दोनों नदियाँ निकली हुई हैं और ये गंगोत्री और यमुनोत्री से निकली हुई हैं, जो सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। और इसी के बगल से देखेंगे चंबल नदी आपको देखने को मिलेगा। तो ये समस्त नदियाँ आप देख पा रहे होंगे। तो इसको समझने के बाद आप समझेंगे कि किस तरीके से भारत को, ये देखिए आगे सोन नदी है, ये गारो खासी जयंती नागा श्रेणी की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत के और चीज़ों के बारे में, जिसमें आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें और समझना है। तो आप समझिए कि पठार तथा द्वीप समूह अभी हमने आपको समझाया। अब आगे समझेंगे कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसमें आप समझेंगे कि जो भारत की भूमि है बहुत अधिक मात्रा में विविधताओं से पिरोई हुई है। अलग अलग प्रकार की यहाँ पर ऋतुएँ, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार की जो भौतिक गुण हैं, मृदा या
मानसून की प्रक्रिया को ले लें तो भारत में अलग अलग स्थानों पर, जैसे जम्मू कश्मीर में अधिक जल वर्षा नहीं होती, वहाँ पर अधिक बर्फबारी होती है। या हम कहें कि मार्सिन राम की बात करें तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में जल वर्षा होती है। या राजस्थान बहुत अधिक मात्रा में मरुस्थलीय क्षेत्र माना जाता है। तो ये आपका कई रूपों में, या तमिलनाडु ले ले तो वहाँ भी जल वर्षा होती रहती है, या पर्वतीय क्षेत्र, या कह सकते हैं कि पठारी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र, कई भागों में अभी आपने समझा। तो ये भारत विभिन्नताओं का देश है। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि भौतिक विभिन्नताओं का देश माना जाता है भारत, जो कि यहाँ पर आपने समझा कि भौतिक विविधताओं को दर्शाता है। आगे है भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह को प्राचीनता से जोड़े हुए है। इसे प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह को प्रायद्वीप का अर्थ है जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, जो कि एक प्रकार से तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड के एक दूसरे में समाहित होने से हुआ है। तो इसका जो टूटा हुआ भाग देखने को मिलता है भारत के मध्य में, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं, जो पृथ्वी का एक सतही भाग माना जाता है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु आप समझेंगे कि इसे भूमि का एक ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां आपको देखने को मिलते हैं। अब आप समझेंगे भारत के कुछ भौगोलिक वितरण के बारे में कि भारत को किस तरीके से बांटा गया है। अब भारत को कितने तरीके से हम बांट सकते हैं, ये चीज़ें आप समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो समझिए इसमें कि भारत को मुख्य रूप से 6 भागों में आप जैसे देख पा रहे होंगे कि बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करें, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। तो ये 6 भागों में प्रश्न बनता है कि हमारे भारत को किस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। तो आप समझेंगे 6 प्रकार से। भारत भूमि को समझने के लिए, भारत के भौगोलिक वितरण को समझने के लिए हम उसको 6 भागों में बांटते हैं, जिसमें से हिमालय पर्वत के पहले भाग में हम देखते हैं कि जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं वो पहले भाग में हैं। तो चलिए पहले भाग का अध्ययन करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। अर्थात सिंधु कहाँ पर है? सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र, अर्थात जो आपका ये मानसरोवर झील है, वहाँ से सिंधु नदी निकली हुई है और पूरब की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली हुई है। तो दोनों नदियों को मिलाती है, दोनों नदियाँ भारत को ही काटते हुए आगे बढ़ती हैं, भारत से ही होकर गुजरती हैं। तो ये बात निकल कर आती है कि जो वलित पर्वत श्रृंखला है, दोनों हिमालय क्षेत्र से ही आगे बढ़कर निकलती है। एक चीन से होते हुए, तिब्बत से होते हुए, भूटान से, अरुणाचल प्रदेश होते हुए जाकर भारत के कुछ और राज्यों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बांग्लादेश होते हुए। और सिंधु नदी जो है वह भारत के उत्तरी भाग से निकलते हुए, पाकिस्तान होते हुए, मिठानकोट होते हुए आगे बढ़ते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि यह भारत को 2 रूपों में विभक्त नहीं करती हैं, बल्कि 2 रूपों में एक प्रकार से जोड़ रही हैं और आगे चल के अलग अलग दिशा में विलीन हो जा रही हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में आता है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। अर्धवृत्त आप समझ पाएंगे, चंद्राकार। चंद्रमा को आपने देखा होगा जब अर्ध रूप में दिखाई देता है तो वह 16 कणाओं से निपुण है, परंतु जब अर्धवृत्ताकार दिखाई देता है, जिसको अर्धचंद्राकार भी हम कह सकते हैं, इस तरीके से भारत में यह फैला हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के
पड़ोसी राज्यों देशों की बात करें तो पाकिस्तान से लेकर यह आपका आगे चलते हुए हिमालय पर्वत, नेपाल, चीन तथा आगे भूटान, ऐसे समस्त देशों में जाकर विलीन हुआ है। यह एक बहुत विशालकाय पर्वत श्रृंखला है जो कि 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर फैली हुई है। इस तरीके से पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि यह एक वलित यानी घुमावदार, ऊपर से नीचे आता है फिर नीचे से ऊपर जाता है, यह वलित पर्वत श्रृंखला है। और यह तैथीस सागर और गोंडवाना लैंड की भूमि के एक दूसरे में बहुत समय के बाद अपक्षय तथा अपरदित होने की क्रिया से बना हुआ है। इसमें ऊंचाई से अधिक विविधता भी पाई जाती है जो अपेक्षाकृत बहुत अधिक मानी जाती है। अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। जब इसका विस्तार रूप देखने को मिलता है तो इसमें कई प्रकार की घाटियां देखने को मिलती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्रि कहते हैं। यानी सबसे उत्तरी भाग में ऊपर की जो ऊंचाई पर हम जाते हैं तो उसको हिमाद्रि कहते हैं, यानी बहुत अधिक हिम से बना हुआ जो स्थान देखने को मिलता है उसको हिमाद्रि कहा जाता है। प्रश्न में पूछा जाता है अक्सर कि हिमाद्रि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जो हमारे भारत के उत्तरी क्षेत्र यानी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वह उत्तर की तरफ जब बढ़ती हुई दिखाई देती है, उत्तर की तरफ जितना हम ज़्यादा आगे जाएंगे उसे हिमाद्रि कहते हैं, जो बर्फ से बना हुआ एक स्थान है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर। सतत का अर्थ है कि कई ऐसी चोटियां जो एक सामान्य रूप में 6000 से अधिक ऊंची दिखाई देती हैं उसको हम मानते हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय जितने भी शिखर आप समझेंगे सब के सब मुख्य रूप से, जिसमें से माउंट एवरेस्ट आप देखिए एक चार्ट में देख पा रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि 8848 मीटर में है। यह जो मीटर की बात हो रही है यह उस भूमि स्थल से नहीं है, यह जबकि आपका सागर की निचाई यानी नीचेपन से हो रहे स्थल से है। जो सागर है उसके नीचेपन से है, स्थल से है। स्थला आकृति को हम देखें जो महासागर या सागर के स्थलाकृति से लेकर ऊंचाई तक जाने पर देखने को मिलते हैं, तो इसको हम समुद्र तल की ऊंचाई से देखेंगे तो 8848 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलेगी। कंचनजंगा जो भारत में है 8598, मकालू नेपाल में है 8481, धौलागिरी नेपाल में है 8172। इतनी ऊंचाई पर आपको ये समस्त देखने को मिलेंगे, जिसमें से और भी नंगा पर्वत भारत में है 8126 मीटर की ऊंचाई पर, अन्नपूर्णा नेपाल में है जो 8078 मीटर की ऊंचाई पर, नंदा देवी जो भारत में है, नंदा देवी भारत में ही देखने को मिलता है जो 7817 मीटर की ऊंचाई पर है, कामेट जो ये सब पूर्व में, नंदा देवी कामेट ये सभी जितने हैं सब पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से सिक्किम ये समस्त क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो हमारे कुछ प्रमुख राज्य हैं। 7756 कामेट, नामचा बारुआ भारत 7756, गुरुला मानधाता नेपाल 7728। ये क्रम से आपने समझ पाए होंगे कि ऊंचाई के आधार पर जो मीटर में ऊंचे दिखाई देते हैं ये देखने को मिलते हैं। अगर हम एक प्रश्न समझें कि ऐसा भारत या विश्व में कौन सा ऐसा पर्वत श्रृंखला है जो सबसे ऊंची तो ना होकर सबसे लंबी मानी जाती है, तो वह आप समझ पाएंगे कि वो भारत में नहीं है, वह भारत में नहीं है, वह विश्व के दृष्टिकोण से एंडीज पर्वत श्रृंखला को हम मानते हैं जो कि साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती है, वह भारत में नहीं है। अब आप समझेंगे कि महान हिमालय वलित प्रकृति के असम्मित है। असम्मित का अर्थ है कि यह हिमालय वलित है, प्रकृति में के रूप में है, परंतु यह असम्मिति है, यानी एक समान नहीं दिखाई देता है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ, ग्रेनाइट पत्थर आप समझ पाए होंगे
कि राजस्थान में हमारे बहुत अधिक मात्रा में ग्रेनाइट का निर्माण होता है, जो आग्नेय और रूपांतरित शैलों का एक मिश्रण देखने को मिलता है। जब हम पृथ्वी की खुदाई करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की परतें देखने को मिलती हैं, जिसमें आग्नेय तथा ग्रेनाइट शैलें बहुत अधिक विकसित की जाती हैं। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इसके बहुत सी हिमानदियों का प्रवाह होता है। और इसमें एक प्रश्न यही बनता है कि आखिर क्या कारण है जो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ से ढकी रहती है। तो आप समझें कि बर्फ़ से ढकने का एक प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर जो तापमान है वह बहुत कम मात्रा में होता है और सूर्य की किरणें बहुत ही अल्प अवस्था में यहाँ पहुँच पाते हैं, क्योंकि यह भारत का एक ऊंचाई यानी बिंदु है और ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती हैं। और कर्क रेखा हमारे भारत के 23/2 अंश पर जो आपका ग्लोबल मैप है वहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि विषुवत रेखा के ऊपरी हिस्से पर आती है। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, परंतु ऊपर तक जाने पर जितना ज़्यादा विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे वहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती हैं, तिरछी पहुँचती हैं, बहुत कम अवस्था पहुँचती है। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में हम समझ पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर बर्फ़ बनी रहती है और यहाँ का तापमान ठंडियों के समय माइनस में पहुँच जाता है, जो 0 से भी अधिक देखने को मिलता है। अब इसमें ज्ञात कीजिए करके कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आप समझ पाएंगे कि महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमाद्रियों तथा दर्रों के नाम लिखिए। तो जिसमें से जोजिला, बुर्जिला, इस तरीके से रोहतास जो आपका क्या कहते हैं उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और जम्मू कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला और ऐसे करके 4-5 दर्रे देखने को मिलते हैं, जिसके नाम आप लिख सकते हैं। और ऐसे कई चीज़ें मैं आपको बाद में चर्चा करूंगा। अब मैं आपको एक सीरीज़ में पढ़ाऊंगा जिसमें भारत के प्रमुख दर्रे तथा प्रमुख नदियों के बारे में विशेष चर्चा करूंगा, जिसमें आप ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण तरीके से समझ पाएंगे और आप कक्षा 9 की क्लास में एक विशेष ज्ञान अर्जन करेंगे और आगे चल कक्षा 10 में आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज मिल जाएगी, जिससे आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि भारत के उन राज्यों के नाम जहां ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो भारत के ऊंचे राज्य अभी हमने आपने चर्चा ही किया कि भारत के ऊंचे राज्य हैं जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। ये समस्त राज्य हैं जहाँ पर अनेकों हमारे पर्वत श्रृंखलाएँ देखने को मिलती हैं। अगर प्रायद्वीप की बात करेंगे तो हम पहुँच जाते हैं मध्य भाग में, और पहुँचेंगे वहाँ पर तो हमें देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तन शैलों से हुआ है। संपीड़ित का अर्थ है जो एक सीधी अवस्था में न होकर थोड़ा सा झुकावदार अवस्था में होती हैं, यानी सर्पिलाकार संपीड़ित होती हैं। तब परिवर्तित शैलें, उसमें एक प्रकार की पत्थरों का प्रयोग नहीं है, जिसमें आग्नेय, रूपांतरित तथा अवसादी शैल भी उसमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको संपीड़ित मान लिया गया है। और प्रायद्वीपीय जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं वह एक मेजाकार देखने को मिलती है, मेज के आकार की। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएँ भी इसके महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब इसमें एक प्रश्न बन के आ रहा है कि एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां पर ये स्थित हैं। तो बहुत सिंपल है, हम भारत का मानचित्र उठाएंगे जिसमें राजनीतिक मानचित्र हो। इसमें से आप समझेंगे कि नैनीताल या रानीखेत या ये सब उत्तराखंड के आसपास या जम्मू कश्मीर के सभी राज्य हैं, सभी राज्यों में देखने को मिलते हैं, जो एक टूरिस्टेबल क्षेत्र माना जाता है। इसमें गोवा समझ सकते हैं आप, गोवा भी आता है आपका, महाराष्ट्र नासिक भी आता है, और आगे उसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या इन सभी क्षेत्रों का आप भ्रमण करेंगे, जिसमें आपको ये सब चीज़ें जानकारी मिलती हुई दिखाई देगी। और इसको आप एक बढ़िया सा लेख बनाकर दिखा सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट क्लास लिखेंगे कि भारत के प्रमुख स्थान जहाँ पर
हम टूरिस्ट या बड़े बड़े पर्यटक स्थल के रूप में देखते हैं, और उसके नाम लिखकर एक मानचित्र दर्शाएंगे और उन राज्यों का नाम उसमें अंकित कर देंगे, दिखा देंगे, दर्शा देंगे, तो एक बढ़िया मार्क उसमें हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से आगे चलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। यानी जो एक स्थान दूसरे स्थान असंपीड़ित हो, जिसको अवसाद के रूप में जमा करके बनाया गया हो। ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। बजरी का अर्थ है ऐसी मृदा जो नदियों के तलहटी के किनारे पाई जाती हैं और उसमें एक दरार सा बन जाता है, परंतु उसमें अवसाद एक के ऊपर जमा होते हैं, उसको मोटी परत में बना देते हैं, तो उससे बनी हुई हमें देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इन नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई स्थिति को हम देखते हैं। तो हिमालय की श्रृंखलाओं की ये नदियाँ जो शिवालिक जिसको हमने कहा, तो इस शिवालिक पर्वत श्रृंखला के आसपास में देखने को मिलता है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो हिमाचल तथा शिवालिक के बीच की स्थिति है उसको दून के नाम से जानते हैं, उस स्थिति को। कुछ प्रसिद्ध दून है देहरादून, कोटिल दून एवं पाटिल दून, यानी ये ऐसे स्थान हैं जिसको दून जोड़ दिया गया है और ये प्रमुख स्थान देखने योग्य माने जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को समझा। तो अगले चैप्टर में हम आपसे चर्चा करेंगे। अभी आपने इसमें भारत की कुछ भौगोलिक श्रृंखलाओं को देखते हुए हिमालय से संबंधित चीज़ों को समझा, हिमालय के बारे में समझा। अब आपको हम दूसरे पार्ट में दूसरी सीरीज में कुछ और बातों को लेकर आएंगे, जिसमें आप हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को समझ ही पा रहे हैं किस तरीके से है, और उसके पहले की चीज़ें जो हैं उसमें हिमालय पर्वत से कौन कौन सी चीज़ें और देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं और कौन सा क्षेत्र भारत में और है, उसके बारे में आप समझेंगे और इस मानचित्र को आप देखेंगे बढ़िया तरीके से। तब तक इसका अध्ययन करते रहें और भारत की और चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हुए आपको और जो आप अध्ययन कर पा रहे हैं उसमें और चीज़ें जोड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने बंधुओं के साथ इसका अध्ययन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।